वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी शामिल होगा एंड एथिक्स का तो पार्ट है ही। सीधे टॉपिक में एंटर करके सबसे पहले जानते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड देन वी विल सी व्हाट आर द इशूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसके बाद हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आनंद महिंद्रा का एक स्टेटमेंट है, गुड गवर्नेंस इज गुड बिजनेस। ये कहते हैं कि अगर आपका कॉर्पोरेट का गवर्नेंस अच्छा है तो आपका जो कॉर्पोरेट है वो बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। इसका मतलब है कि अगर प्राइवेट कंपनीज में एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है उनमें उसको लेकर के ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड एंड हेल्ड अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? यह एक सिस्टम है जो क्या करता है, जो कंपनियों को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है, कंट्रोल करता है एंड अकाउंटेबल बनाता है। किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, कि जो उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब शेयर होल्डर्स सिर्फ नहीं होता है, कंपनी का स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक कंपनी से बैंक जुड़ा होता है, कंपनी बैंक से लोन लेती है। बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी उनसे इंटरेक्शन करती है। कंपनी के जो कंज्यूमर हैं वह भी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर भी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे कंपनी के, और इवन गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई होती है, तो ये सभी क्या है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। तो कंपनी इन सब के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, और उन सब के लिए अकाउंटेबिलिटी सिक्योर कौन करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? यह एक सिस्टम है जो कंपनी को अकाउंटेबल बनाता है। किसके लिए? उसके स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, एक और डेफिनेशन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? लॉ, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस का एक सेट है कि यह कंपनी कैसे काम करेगी, उसको गाइडलाइन देने के लिए एक सेट बनाया गया है जो क्या करता है, एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, और वह साथ में जो लॉ है वह एथिकल स्टैंडर्ड भी है, मतलब वो एथिकल लॉ है दैट अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अचीव कराता है, अचीवेबल बनाता है। while protecting transparency, accountability, social interest and environmental values। मतलब कंपनी अपने सोसाइटी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, जस्टिस सबके लिए अकाउंटेबल होती है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी सिक्योर करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वही रूल्स क्या करते हैं, कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिक्योर कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है यह समझ गए। अब आइए आगे जानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है। व्हाई वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो पहला है, रोल ऑफ मार्केट इज इंक्रीजिंग एंड स्टेट्स रोल आर डिक्रीजिंग। अब लोगों के लाइफ में बाजार की भूमिका बढ़ रही है, मार्केट की भूमिका बढ़ रही है। पीपल्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन मार्केट देन गवर्नमेंट। लोग आज सरकार से उतना ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं जितना कि बाजार से जुड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था, लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड थे कि गवर्नमेंट हमें जो भी बहुत सारी सिक्योरिटी है, हमारे जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी सरकार उपलब्ध करवाएगी। लेकिन आज लोग अब गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि लोगों की अर्निंग बढ़ी है और लोग अब बाजारवादी होते चले गए हैं और बाजार से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। गवर्नमेंट से रेयरली ही कभी लोगों का इंटरेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे घट रहा है एंड बाजार का रोल बढ़ रहा है। तो जब बाजार का रोल बढ़ रहा है तो ऐसे में जो बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, उन कंपनियों में अगर गवर्नेंस अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगी, मैल प्रैक्टिसेस करेंगी, गलत तरीके से मार्केटिंग करेंगी और लोगों को लूट लेंगी। ठीक है, तो लोगों को लूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कंपनियों का रोल बढ़ रहा है, कंपनियों में क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज।
पहले छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हुआ करते थे बिफोर एलपीजी रिफॉर्म, बट नाउ देर आर अ वेरी बिग नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हियर एंड देयर। हर जगह आपको मल्टीनेशनल कंपनी दिख जाएंगी, और वो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं, एक ही जगह आपकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध करा देती हैं। तो ऐसे में आप एक मॉल में गए, वहां पर आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं, तो अगर उस कंपनी में, उस मल्टीनेशनल कंपनी में एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है, तो वो कंपनी अगर मेल प्रैक्टिस करे, गलत प्रोडक्ट दे, तो आपकी पूरी फैमिली का स्वास्थ्य खराब, उसके साथ साथ आपका पैसा भी लूट ले रही है कंपनी। तो इसलिए भी क्या जरूरी है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भारत की कंपनी तो है नहीं कि इन पर भारत सरकार खूब कंट्रोल कर लेगी, विदेश की कंपनीज हैं, इनके साथ रिलेशंस मेंटेन करना भी सरकार का क्या होता है, प्रेशर होता है कि भाई विदेशी अमेरिकी कंपनी है, अगर हम उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, तो उनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए, तभी देश के कंज्यूमर्स एंड देश के गवर्नमेंट का सबका भला हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। अब हमारे देश में ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, लोग अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके की कंपनियां खुल रही हैं। पहले बहुत लिमिटेड स्फीयर में ही कंपनियां हुआ करती थी, लोग अपनी बहुत सारी आवश्यकता की चीजें घर में ही बना लिया करते थे और लोगों की आवश्यकताएं भी बहुत लिमिटेड थी। आज हुक्का बार खुल रहे हैं, सोचिए, पहले इसकी जरूरत नहीं थी। आज कंप्यूटर सेंटर खुल रहे हैं, साइबर कैफे खुल रहे हैं, इसकी पहले जरूरत नहीं थी। आज बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस खुल रही हैं जो कि पहले, आज से 10-20 साल पहले उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, लोगों की लाइफ इतनी आसान थी, लेकिन आज लोगों ने अपनी जरूरतें बढ़ा रखी हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे तरीके के नए नए व्यवसाय खुल रहे हैं और लोग वहां पर इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो व्यवसाय अगर खुल रहे हैं तो उन व्यवसायों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा, तो व्यवसाय क्या कर सकते हैं, देश के इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है। इंक्रीज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट्स भी अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है अब कि चलो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, यहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्ट करने हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट अकेले नहीं कंस्ट्रक्ट कर रही है, बट गवर्नमेंट आर ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर। तो सरकार भी वहां से सहयोग ले रही है, उनके एक्सपर्टीज का, उनके इन्वेस्टमेंट का, या फिर उनके शेयर होल्डिंग्स का। तो इस तरीके से कारपोरेट क्या हो रहा है, अब सरकार के काम में भी शामिल हो रहा है, सरकार का काम भी कर रहा है, सरकार का काम घट रहा है, सरकार का रोल घट रहा है, कारपोरेट का रोल बढ़ रहा है। लोगों के लाइफ में तो कारपोरेट भर ही गया है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के काम में भी कारपोरेट पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो ऐसे में सरकार के साथ काम करते हुए अगर प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा और गलत नीयत से काम करेगा, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, फेल होने लगेंगे। जैसे 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम हुआ था, वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, वहां पर प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था, तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिल करके और फ्रॉड किया। उस तरीके से कोल ब्लॉक एलोकेशन वाला जो स्कैम हुआ था, उसमें भी यही था, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ मिल करके स्कैम किया। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में एथिकल नॉर्म्स नहीं होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वह मलफंक्शन, वह कमियां, वह भ्रष्टाचार कॉर्पोरेट के साथ साथ सरकार में भी आ जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट क्या करता है, सरकार के लोगों को पैसे का लालच देगा और फिर सरकार के लोग बिक जाएंगे। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट में जो कमियां हैं वह सरकार को भी बर्बाद कर देंगी। इसलिए भी कॉर्पोरेट में क्या चाहिए, गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी स्कैम्स आफ्टर 1991, जब हमने देखा कि केतन प्रकाश का स्कैम हुआ, शेयर मार्केट स्कैम, उस तरीके से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर का स्कैम हुआ, फिर सहारा स्कैम हुआ, शारदा का स्कैम हुआ, शारदा घोटाला हुआ था, चिट फंड स्कैम हुआ था वेस्ट बंगाल में, एंड विजय माल्या का स्कैम हुआ। तो इतने सारे स्कैम्स दिखाते हैं कि भारत में जो कंपनीज हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग विथ एथिक्स एंड देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों है, हमने इन सारे एग्जांपल्स के साथ समझ लिया। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस
विल बी सिक्योर्ड। ओके, तो सबसे पहला है फेयरनेस। किसी भी कारपोरेट के काम में फेयरनेस सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस मीन्स व्हाट? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सबको बराबरी के साथ ट्रीट करे कोई कंपनी, मतलब जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो उसके उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी यह प्रोडक्ट बनाती है तो कैसे बनाती है, इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज किया जाता है एंड कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का कितना प्रॉफिट इसमें शामिल है, कंपनी कितना टैक्स दे रही है, कंपनी कहां कहां इसको प्रोसेस कर रही है। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको पता होना चाहिए, ताकि कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट हो सके कि हाँ, यह कंपनी कोई भी मेल फंक्शनिंग नहीं करती है, कोई गलत काम नहीं करती है। जैसे इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। कंपनी में क्या होता है, जैसे आज अब हमारे इंडियन में, स्पेशली हमारे इंडिया में क्या है कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है तो अंबानी फैमिली का है, टाटा ग्रुप है तो टाटा फैमिली का है, महिंद्रा ग्रुप है महिंद्रा फैमिली का है। तो हमारे यहाँ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं और वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर होते हैं। उन्हीं के पास कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होता है, तो वो जो चाहते हैं उस आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे विजय माल्या ने क्या किया, किंगफिशर एयरलाइंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स वही थे, तो वो जैसे चाहते थे वैसे उसका पैसा उड़ाते थे और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कंपनी को बर्बाद कर दिया। वन सिंगल मैन डिस्ट्रॉयड द कंपनी। क्यों? क्योंकि वह सिंगल मैन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो ऐसे में अगर बोर्ड की मीटिंग में सिर्फ उसी की चलेगी, उसी का अगर ऑर्डर होगा, तब तो कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति की कंपनी बनकर रह जाएगी और वो अगर अच्छा निकला तो कंपनी अच्छी, वह अगर बुरा निकला तो कंपनी बुरी। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को एस्टेब्लिश किया। ही वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन एप्पल कंपनी के बोर्ड से स्टीव जॉब्स को ही निकाल दिया गया। कहा गया कि नहीं, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये क्या दिखाते हैं? कारपोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है कि चाहे आप फाउंडर हो या कोई हो, अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से काम करेंगे और कंपनी के मोरल वैल्यूज को हार्म करेंगे तो आपको कंपनी से निकाला जा सकता है। लेकिन क्या भारत में आप सोच सकते हैं कि रिलायंस की कंपनी से अंबानी फैमिली को निकाल दिया जाए, अडानी ग्रुप फैमिली से अडानी को निकाल दिया जाए, महिंद्रा ग्रुप कंपनी से महिंद्रा को निकाल दिया जाए? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए भी क्या होना चाहिए, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर रखते हैं, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग रिलायंस के शेयर खरीद लेते हैं। अब उनके शेयर का वैल्यू तो बहुत छोटा है, लेकिन रिलायंस क्या कभी डिसीजन लेने के लिए उनसे पूछता है, सलाह लेता है? नहीं। सारे डिसीजन कौन लेते हैं? बोर्ड मेंबर के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो लेते हैं। तो लेकिन फेयरनेस क्या होगा कि अगर कंपनी कोई बड़ा डिसीजन ले रही है तो वह अपने छोटे से छोटे शेयर होल्डर्स से भी राय मांगे कि भाई आप लोगों का, हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप हमारे शेयर होल्डर हैं तो आप भी अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो यह क्या शो करेगा, कंपनी में फेयरनेस है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। अब कंपनी में ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए भाई? तो क्वार्टरली ऑडिट होनी चाहिए और वो ऑडिट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ना करें, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। कोई कंपनी का मेंबर नहीं, बल्कि कंपनी से हट करके, जिसका कि कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं हो, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का क्या करे, ऑडिट करे। और वो कब होना चाहिए? क्वार्टरली होनी चाहिए, हर 3 महीने पे होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि इस 3 महीने में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कहां कहां पैसा लगाया, किस तरीके से कंपनी का काम चल रहा है। तो अगर कंपनी में लगातार 3rd मंथ में ऑडिट होता रहेगा तो कंपनी पर भी प्रेशर रहेगा कि हमें मेल फंक्शनिंग नहीं करनी है, गलत निर्णय नहीं लेने हैं। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। कंपनीज के कारपोरेट गवर्नेंस को सिक्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू स्टेक होल्डर्स। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हैं, बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक भी है,
छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, क्योंकि वहां से आप छोटे छोटे इक्विपमेंट खरीदते हैं और फिर अपने यहाँ आकर के उसको बड़ा तैयार करते हैं। ओके, तो वो भी है। जो आपका कंज्यूमर है, जिसको आप सामान बेचते हैं, वो भी आपका स्टेक होल्डर है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट्स का रूल आप अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट्स भी आपकी क्या है, स्टेक होल्डर है। उसके साथ साथ रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं जो कि आपके काम को रेगुलेट करती हैं, वो भी आपकी स्टेक होल्डर्स है। तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू स्टेक होल्डर्स। तो जो मैनेजमेंट है वह इन सभी को निर्णय लेते समय, डिसीजन लेते समय इन सब के बारे में सोच करके निर्णय ले कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे इन सब का क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कंपनी को बना देगा अकाउंटेबल। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेने में एथिकल नॉर्म्स फॉलो हो विथ CSR एंड सस्टेनेबल बिजनेस। जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में होना चाहिए कि जो कंपनी का CSR रूल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में आया था, कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी कंपनी लगातार 3 साल अच्छा इनकम जनरेट कर रही है, तो उसको अपने टोटल इनकम का, टोटल प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2% सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना है। ओनली 2% जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से। तो वो जो CSR नॉर्म्स हैं, CSR रूल्स हैं, उसको फॉलो करने के लिए जो इथिकल डिसीजन मेकिंग है, और वो क्या होना चाहिए कि CSR अच्छे तरीके से पूरा होना चाहिए। हम क्या करें, सरकार ने कहा है कि 2% आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं बताया कि कहाँ खर्च करना है। तो आप ऐसा नहीं करो कि अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय को लेकर के और उन्हीं के लिए पैसा खर्च कर दो और यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दो। नहीं, आप सोसाइटी के वेलफेयर में जेन्युइनली खर्च करो। आप क्या करो, कोई इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम लेकर के आओ। ठीक है, जैसे महिंद्रा ग्रुप करता है। महिंद्रा ग्रुप का हरियाली मिशन है, जिसमें उन लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं और उसको देखभाल भी करवाते, सुनिश्चित करवाते हैं। तो ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग अगर एथिकल होगी तो आपका बिजनेस कैसा हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि लोगों में ट्रस्ट बनेगा कि यह कंपनी लोगों का वेलफेयर भी करती है। टाटा ग्रुप में ट्रस्ट क्यों आया, क्योंकि टाटा ग्रुप कैंसर के पेशेंट्स के लिए क्या करता था, अगर कोई गरीब है जिसके पास इनकम बहुत पुअर है तो उसको फ्री ट्रीटमेंट दिलवाया जाता था कैंसर का। टाटा ग्रुप ने ऐसे बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम किए, लोगों के कल्याण के लिए काम किए, तब जाकर के लोगों का टाटा ग्रुप में ट्रस्ट बना है। उस तरीके से कंपनी अगर डिसीजन मेकिंग में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है तो लोगों का क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा और फिर कंपनी का बिजनेस हो जाएगा सस्टेन। वो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, बोर्ड लेवल रिस्क असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन टू ऑल। जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं वहां पर भी क्या क्या रिस्क है, वो जो बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं क्या सभी वहां पर कंपनी के वेलफेयर के लिए ही काम करना चाहते हैं, या फिर वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अगर कोई ऐसा है तो यह क्या है, बोर्ड लेवल में रिस्क है, तो उस व्यक्ति को हटाओ। फिर यह देखो कि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं कि नहीं, बोर्ड में विमेन डायरेक्टर बैठे हुए हैं कि नहीं। अगर ये नहीं है तो क्या है, बोर्ड लेवल रिस्क। डिसीजन मेकिंग में एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जो कि कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ हो। तो वो क्या करेगा, डिसीजन की वैधता देखेगा कि आपकी जो डिसीजन है सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के लिए जुड़ा हुआ है या फिर एथिकल नॉर्म्स को भी फुलफिल किया जा रहा है। उसी तरीके से एक वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। वो क्या सिक्योर करेंगी, वो सिक्योर करेंगी कि जो विमेन एम्प्लॉय है कंपनी में उनके लिए एथिकल नॉर्म्स, उनके लिए जो वर्क प्लेस है वो सेफ है, या उनको कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही, ये सब सिक्योर किया जाएगा। तो इसीलिए बोर्ड लेवल पे भी अगर कोई रिस्क है तो उसका भी असेसमेंट होना चाहिए, एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी से जुड़े हो उन सबको यह मैसेज जाना चाहिए कि कंपनी में क्या है, यहाँ प्रॉब्लम्स है और हम लोग इसका सोल्यूशन ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ताकि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी यह क्या है, प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो आप लोग ये समझ गए कि किसी कंपनी को
कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर सिक्योर करने हैं तो उनको क्या क्या सिक्योर करनी चाहिए? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं रेगुलेटरी माइलस्टोन। अब ये देखेंगे कि हमने इंडिया ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या अचीव किया है अब तक। तो इसको हम देख सकते हैं 2 टाइप्स में। पहला कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो कंपनी के वर्किंग को रेगुलेट करते हैं, जैसे सेबी, आरबीआई जैसी संस्थाएं। और दूसरा, हमने कंपनी के कामकाज को मैनेज करने के लिए जो कमिटीज बनाई हैं उनके रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है, तो भारत ने इन सब में क्या क्या माइलस्टोन अचीव किया। तो सबसे पहला हम रेगुलेटर्स की ओर देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला रेगुलेटर दिखता है सेबी, सिक्योरिटी एंड स्टॉक एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी यह क्या करता है? किसी भी कंपनी को लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का एक नॉर्म्स लेकर के आता है कि अगर आप अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होंगे, कुछ रूल्स मानने होंगे, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, एंड आप अपना इनकम कहां से जनरेट कर रहे हैं, कैसे कैसे आपका काम चलता है, ये सारी चीजें क्या करनी होंगी? सेबी के सामने डिस्क्लोज करनी होंगी। तो ये नॉर्म्स होता है, क्या सिक्योर करता है कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जाने से पहले क्या हो? एथिकल कंपनी हो, वहां पर कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हो रहा हो, तभी वो कंपनी शेयर मार्केट में एंटर करे। यह कौन देखता है? सेबी देखता है, एंड सेबी का यह एलओडीआर नॉर्म्स देखता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यह क्या देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट करता है। और इस एक्ट में क्या प्रोविजन है? इस एक्ट में क्लॉज 49 यह क्या सिक्योर करता है? लिस्टिंग एग्रीमेंट, कि किसी भी कंपनी को अगर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि आप कंपनी तभी खोलेंगे ना जब आप सरकार के पास रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लिस्टिंग एग्रीमेंट कराना पड़ता है, कि वो एग्रीमेंट में क्लॉज होते हैं कि आप एथिकल तरीके से अपना काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के अगेंस्ट हो, आप ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी नहीं रहेंगे, आप CSR नॉर्म्स को भी फॉलो करेंगे। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं इसमें क्लॉज 49 में, जो कि कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले गारंटी देनी होती है कि हाँ, हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैंडेटरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इस कंपनी एक्ट का ही प्रोविजन है कि किसी भी कंपनी में जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, बड़ी कंपनी है, उसको वहां पर सिर्फ कंपनी के उसके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ कंपनी के लोग नहीं होंगे, बल्कि बाहर का भी कोई एक व्यक्ति जरूर होगा। ठीक है, सो दैट वो इंडिपेंडेंट रूप से कंपनी के डिसीजन को देख पाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज CSR मैंडेट। कंपनी एक्ट क्या सिक्योर करती है? कि आप कंपनी में अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट का ओनली 2% क्या करें? कॉर्पोरेट से हट करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करें। ठीक है, तो ये कंपनी एक्ट 2013 ये सब सिक्योर करता है। इस तरीके से कंपनी के वर्क में क्या आता है? एथिकलिटी आती है। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये जो चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है, वो जितने भी देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो इसके पास रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने के लिए परमिशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब ये क्या देखती है? यह जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाती है कि किसी भी कंपनी का अकाउंट का ऑडिट करते समय आपको किन किन पैरामीटर्स पर उन कंपनी के अकाउंट की ऑडिटिंग करनी है। अगर वो पैरामीटर कंपनी फॉलो नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? इस संस्था के पास रिपोर्ट करेंगे कि यस, दिस इज अ डिफॉल्टर कंपनी, दिस कंपनी इज नॉट फॉलोइंग इथिकल नॉर्म्स। ठीक है, XYZ जो भी कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, यह कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भी कैरी करेंगे और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी बताएंगे कि यह कंपनी क्या क्या फ्रॉड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेबी, कंपनी एक्ट 2013 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर के कंपनी के जो वर्क कल्चर है, वर्क एथिक्स है और वर्किंग है, वहां पर क्या सिक्योर करते हैं?
ट्रांसपेरेंसी सिक्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि हमने कंपनी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के लिए कुछ कमिटीज भी बनाई है टाइम टाइम पर। जैसे 1996 में बजाज कमेटी आई थी, क्योंकि उस दौर में शेयर मार्केट स्कैम हो रहे थे, केतन पारेख और हर्षद मेहता का स्कैम हो गया था। तो उससे देख करके कि कंपनीज के परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जाए, बजाज कमेटी इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट वर्ड वाज कुमार मंगलम बिरला कमेटी। यह कमेटी 1998-1999 में आई थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। इस कमेटी ने भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके लिए मॉडल बताया था। नेक्स्ट कम्स नारायण मूर्ति कमेटी 2003। नारायण मूर्ति कमेटी ने भी क्या किया, बताया कि अगर कोई कंपनी अपने बोर्ड में ऐसा कोई डिफॉल्टर को रखती है या कोई गलत पर्सनालिटी को रखती है तो उसको कैसे कंपनी के वर्किंग को सिक्योर रोका जाए और उसको कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट कम्स सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी। ये जो सेकंड एआरसी थी, इसने सरकार के कार्यशैली में, सरकार के वर्किंग में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाया जाए इसके लिए बनाई गई थी। लेकिन इसने यह भी कहा कि सरकार के काम को जो कॉर्पोरेट है वह इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इलेक्शन के टाइम में कॉर्पोरेट बहुत हैवी फंडिंग करता है, तो जब इलेक्शन के टाइम में कॉर्पोरेट फंडिंग करेगा तो बदले में कॉर्पोरेट कुछ चाहेगा भी ना, सिर्फ पैसा तो नहीं देगा, वो कॉर्पोरेट है। तो वो अगर आपको कोई आपके इलेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन लड़ती है सबको कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, तो क्या कॉर्पोरेट ऐसे ही पैसा देगा कि जाओ पैसा ले जाओ चुनाव लड़ो? नहीं, बदले में उसे भी कुछ चाहिए। तो ऐसे में सेकेंड एआरसी ने कहा कि अगर कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है तो गवर्नमेंट का भी गवर्नेंस का सिस्टम इन्फ्लुएंस हो सकता है और वहां पर करप्शन बढ़ सकते हैं। इसीलिए सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया कि जो कॉर्पोरेट है वहां पर भी गवर्नेंस लाया जाए। नेक्स्ट कम्स उदय कोटक कमेटी 2017। इन्होंने, ये कमेटी ने देखा था कि जो CSR नॉर्म्स है उसमें फ्रॉड ना हो और CSR नॉर्म्स जो कि कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे वो वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी में क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। इसके लिए इन लोगों ने, इस कमेटी ने क्राइटेरिया बनाया था। ठीक है, तो इंडिया ने कंपनीज के वर्क कल्चर को, उनकी कार्यशैली को बेहतर करने के लिए रेगुलेटर के स्तर पर भी और कमिटीज बना करके भी अच्छा काम किया था। ठीक है, अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी स्टिल वी नीड रिफॉर्म्स। अब इसमें आगे क्या देखना है हम कि डेटा एंड ट्रेंड्स क्या कहते हैं, वाई वी स्टिल नीड्स रिफॉर्म। ये कहाँ से आएगा, सिद्ध होगा, डेटा बताता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ये 2020 का लास्ट था, तो उसके बाद तो बंद हो गया है, लेकिन 2020 तक आया था। तो उस टाइम तक इसने बताया था कि इंडिया नीड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म, क्योंकि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस बहुत अच्छा नहीं था और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मॉडल है वह बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ का कॉर्पोरेट एथिकल नहीं है, तो उसको भी एथिकल होने की जरूरत है, वहां पर रिफॉर्म करने की जरूरत है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ था। नेक्स्ट कम्स ग्रांट। ये एक्चुअली बहुत ही फेमस सर्वे हुआ था, ग्रांट थॉर्नटन इंडिया सर्वे 2023 का। इसने कहा था कि 82% CEOs बिलीव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस अट्रैक्ट्स FDI, कि हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो CEOs हैं उनमें से अराउंड 82% ऑफ CEO बिलीव्स, वो मानते हैं कि अगर कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है उस कंपनी में FDI ज़्यादा आता है। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि आप FDI अट्रैक्ट करेंगे, आपके कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेबी एनुअल रिपोर्ट। अब ये 2024 का सेबी का रिपोर्ट क्या कहता है, ये कहता है कि 78% लिस्टेड कंपनीज कंप्लाई फुली LODR नॉर्म्स। अभी LODR नॉर्म्स हमने देखा था, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस जो नॉर्म्स हैं उसको लेकर के सेबी का एनुअल रिपोर्ट कहता है कि जो भी हमारे यहाँ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें से 78% कंपनी
इस LODR नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। मतलब स्टिल 22% ऑफ कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग द सेबीज रूल एंड दे आर लिस्टेड इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लिस्टेड 22% कंपनियां सेबी के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती हैं, फ्रॉड करती हैं। ओनली 78%, मतलब इसको 100% होना चाहिए था, बट देयर आर 78% कंपनीज ओनली विच फॉलोज LODR नॉर्म्स। तो दिखाता है कि शेयर मार्केट में भी सारी कंपनियां अच्छी नहीं है, वहां पर भी कुछ फ्रॉड कंपनीज, कुछ गलत तरीके से काम करने वाली कंपनीज एक्टिवेटेड हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय इन सब चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इंडिया में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट, PwC सर्वे। ये PwC सर्वे जो है 2024 का है, ये दिखाता है कि ओनली 30% कंज्यूमर्स फील कंपनीज एक्ट एथिकली। ये इंडिया का डेटा कहता है कि हमारे देश के सिर्फ 30% जो भोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो मानते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ की कंपनियाँ एथिकल काम करती हैं। 70% कंज्यूमर्स बिलीव्स दैट कंपनीज वर्क्स फॉर प्रॉफिट ओनली एंड दे कैन डू एनी मैलफंक्शनिंग टू कंज्यूमर्स। 70% कंज्यूमर्स यही मानते हैं कि जो कंपनी है, जो काम कर रही है, वो क्या कर सकती हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रही हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रही हैं, और वो प्रॉफिट के लिए किसी भी कंज्यूमर का कुछ भी घाटा कर सकती हैं, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड कर सकती हैं। तो हमारे देश के कंपनीज पर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है। यह कौन दिखाता है, PwC सर्वे 2024 दिखाता है कि हमारे देश के कंपनियों के गवर्नेंस के मॉडल पर लोगों को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि वी स्टिल नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड आगे जानते हैं कुछ फेमस केस स्टडीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। जैसे टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के बारे में हम सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप इज अ वेरी प्रोमिनेंट एथिकल कंपनी। तो वहां पर क्या है, एथिकल लीडरशिप है। जो लीडर्स हैं टाटा ग्रुप के, चाहे वो पहले रतन टाटा थे, तो वो लोग, उन लोगों ने खुद भी अपने डिसीजन से एथिकल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स शो किया कि मैं एथिकल हूँ अपने कैरेक्टर से। कंपनी उससे इन्फ्लुएंस हुई और कंपनी ने भी एथिकल मॉडल को अपनाया। लोगों में भी टाटा ग्रुप के लेकर के, रतन टाटा को लेकर के ट्रस्ट था कि रतन टाटा मीन्स एथिकल, और इसीलिए टाटा ग्रुप का बिजनेस भी बढ़ा और टाटा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता रहा। साथ ही उन लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा फॉलो किया। तो टाटा ग्रुप ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो किया, तो इसीलिए सोसाइटी ने भी उन पर क्या दिखाया, ट्रस्ट दिखाया। और आज भी कंज्यूमर्स जब कुछ परचेज करने जाते हैं तो टाटा ग्रुप का अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो लोग टाटा ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का टाटा ग्रुप में क्या है, ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट कहां से आया है, टाटा ग्रुप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड एथिकल लीडरशिप से आया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ की सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, एंड उस कंपनी में भी, इस कंपनी ने भी बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए, नारायण सत्यमूर्ति। तो वहाँ पर जो कंपनी इतनी बड़े आगे बढ़ गई, वो कैसे आगे बढ़ गई, तो उन्होंने विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग रखा कि कंपनी के अंदर अगर कोई भी इंडिविजुअल फ्रॉड करता है, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी के डिसीजन मेकिंग में फ्रॉड करता है, तो आसपास बैठा कोई भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट विसिल ब्लोइंग कर सकता है, सीटी मार सकता है। और सीटी मारने से क्या होगा, उस व्यक्ति की रिपोर्ट बोर्ड मेंबर्स के पास चली जाएगी और पूरा बोर्ड मेंबर यह जान पाएगा कि हमारी कंपनी में यह व्यक्ति क्या करता है, कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, या कंपनी के ऑर्डर्स को गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी में जो वीमेन एम्प्लॉय है उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या अपने लोअर जो ऑफिसर्स हैं या लोअर कर्मचारी हैं उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे में कंपनी ने क्या किया, विसिल ब्लोइंग को स्ट्रांग बनाया। तो जो भी गलत करता था उसको तुरंत कंपनी ने क्या किया, हटाया। तो कंपनी ने जब उसको हटाया तो कंपनी गलत लोगों को अपने बिजनेस से हटाने में सफल हो गई। तो गलत लोग हट गए, अच्छे लोग बचे, तो अच्छे लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कंपनी आगे बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज HDFC बैंक। आपने बहुत सारे बैंकों में घोटाला सुना होगा, नीरव मोदी PNB का पैसा लेके भाग गया। ठीक है, उस तरीके से
बहुत सारे बैंकों का, स्पेशली करके एसबीआई का पैसा विजय माल्या लेके भाग गए। तो बहुत सारे कंपनियों का पैसा, बैंकों का पैसा कारपोरेट लेकर के भाग गया, लूट गया। लेकिन एचडीएफसी बैंक में ऐसा कोई बड़ा घोटाला आपने नहीं सुना है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट करता है। लोन देने से पहले रिस्क असेसमेंट करता है कि यह कंज्यूमर कितना ट्रस्टवर्दी है, यह कंज्यूमर अपने बिजनेस को लेकर के कितना लॉयल है। अब विजय माल्या खूब पैसा उड़ा रहे थे, बैंक से देख रहे थे कि वो अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल ग्रिड के लिए खूब पैसा उड़ा रहे हैं। फिर भी बैंक ने उन्हें खूब लोन दिए, लो खूब लोन लो, खूब लोन लो। तो बैंक से लोन का पैसा लेकर के और खूब रॉयल तरीके से उड़ाए जा रहे थे, और फिर भी बैंक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि बैंकों ने रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट नहीं किया कि भाई इनको पैसा हम दे रहे हैं, ये पैसा ये बिजनेस में नहीं लगा करके और कहीं और यूज कर रहे हैं। तो बैंकों ने क्यों दे दिया कि अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा नहीं देगा, तो इतना बड़ा बिजनेस में पैसा लेकर के फ्रॉड भाग गया। तो एचडीएफसी ग्रुप क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट करता है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। यह पहले उसके बैकग्राउंड को देख करके जांच की जाती है, तब लोन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट कम्स बोर्ड इंडिपेंडेंट है। एचडीएफसी बैंक का जो बोर्ड है वह इंडिपेंडेंट बोर्ड है, वहां ऊपर कोई एक व्यक्ति हेड नहीं बना हुआ है। हर समय बोर्ड में लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो वहां पर बोर्ड के जो मेंबर हैं वह इंडिपेंडेंट हैं। बोर्ड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ जरूर है, एचडीएफसी के साथ, लेकिन वो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे शेयर फ्लक्चुएट होते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा शेयर खरीदता है वो बोर्ड में आ जाता है, जिसका शेयर बोर्ड से कम होता है वो बाहर हो जाता है। तो जो लोग ईमानदारी से वहां पर बोर्ड में आते हैं, बोर्ड इंडिपेंडेंट है, तो वह लोन देने से पहले इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जांच करता है कि क्या जो कंज्यूमर लोन डिजर्व करता है हम उसी को दे रहे हैं या फिर यह व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। तो उसके बैकग्राउंड की अच्छे तरीके से जांच की जाती है। तो इसलिए भी एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? अच्छा परफॉर्म किया है और उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स रहे, केस स्टडी रहे। अब निगेटिव स्तर पर अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है सत्यम कंप्यूटर। सत्यम कंप्यूटर ने 2009 में, सत्यम कंप्यूटर एक टाइम में इन्फोसिस से भी बड़ी कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, और बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत ही तेजी से आगे जा रही थी। अचानक से लोगों को पता चला कि सत्यम कंप्यूटर ने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। वो अपने अकाउंट को फ्रॉड करके बहुत बड़ा अकाउंट दिखाते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है, और इस तरीके से बैंकों से भी लोन लिया, शेयर मार्केट में भी अपने शेयर का प्राइस बढ़वा दिया फ्रॉड करके। जबकि इन रियलिटी उनके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते थे, उनका अकाउंट उतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने फ्रॉड करके ऐसा किया। और वो फ्रॉड का जब बबल फूटा तो कंपनी तो बर्बाद हुई ही, शेयर मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ा और बहुत सारे बैंकों का पैसा भी डूब गया। ठीक है, तो केस स्टडी निगेटिव क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉड। यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत थी। उसके बाद IL&FS क्राइसिस 2018 में। IL&FS एक जो ग्रुप है वो हमारे देश में कंस्ट्रक्शन करता है। इनके पास कंस्ट्रक्शन करने की एक्सपर्टीज है और बहुत अच्छा काम करते हैं ये। लेकिन इन्होंने एक बार जम्मू एंड कश्मीर में हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, और बैंकों से लोन लिया हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। बैंकों से लोन लिया कि एक सर्टेन टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, कि हम हाईवे बना रहे हैं और उसके बाद बन जाएगा, उसके बाद हमारे ऊपर टोल टैक्स आता रहेगा, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि हाईवे बनने में टाइम लगता है। तो बनने में टाइम लगा तो 3 साल में बैंकों को पैसा देना था और 3 साल तो इनका हाईवे बनने में ही टाइम लग गया। उसके बाद जैसे ही हाईवे बना तुरंत आपको तो खूब बड़े अमाउंट में टोल टैक्स आना ही जाएगा। बना उसके बाद जम्मू कश्मीर में वैसे ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड रहता है, तो उससे भी इनकी वसूली नहीं हुई, टोल टैक्स की भी, तो इससे भी इनके पास पैसा नहीं आया। फाइनली बैंक ने इनको क्या घोषित कर दिया? डिफॉल्टर घोषित कर दिया, क्योंकि बैंक को तो भाई टाइम पे पैसा चाहिए। तो इनका क्या था जो बोर्ड का ओवरसाइट था, मतलब जो बोर्ड में बैठे हुए लोग थे, उनका जो विजन था, जो उनकी दृष्टि थी, वह इतनी कमजोर थी कि वह देख नहीं सके कि अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो हमें इतना टाइम लगेगा, तो बैंक से उतने टाइम के लिए लोन लो,
और इन लोगों ने उतने टाइम के लिए लोन नहीं लिया, बैंक ने इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया, ठीक है, और ये डेट डिफॉल्ट कर गए, फिर इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, यह ग्रुप फेल हो गया, ठीक है। तो बाद में सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा इसमें। तो ये सब चीजें दिखाती हैं, उस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव्स भी हैं। तो कोई पॉजिटिव है तो क्यों है? क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन देता है, और कोई रिस्क मैनेजमेंट करता है तो वो अपने बिजनेस में सफल हो गया। और कोई फ्रॉड किया, बोर्ड ने ईमानदारी नहीं दिखाई या फिर उनमें दूरदृष्टि नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है। अब आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एथिकल इश्यूज क्या क्या है। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बोर्ड मेंबर्स। बहुत सारे बोर्ड मेंबर बहुत अलग अलग पर्पस के लिए वहां पे बैठे होते हैं। जैसे मैक्सिमम बोर्ड मेंबर्स क्या चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करे, ठीक है, लेकिन वहां पर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर बैठा हुआ है, वो क्या चाहता है कि कंपनी एथिकल नॉर्म्स को फुलफिल करे। वहां पर एक वीमेन बोर्ड मेंबर बैठी हुई हैं, वो क्या चाहती हैं कि कंपनी में महिलाओं के लिए क्या बने, क्रेच बने, जो माँ हैं उनके बच्चों के लिए क्रेच की फैसिलिटी हो, साथ ही महिलाओं के लिए अलग से बहुत सारी सुविधाएं हो, उनको वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस सब कुछ बैलेंस्ड मिले। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आता है कि जो शेयर होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करे। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कंपनी का पैसा लगता है और कंपनी को उससे प्रॉफिट नहीं होता है, वो क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर क्या चाहता है कि नहीं, वो छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन वह नीडेड है। जो महिला निर्देशक है वो क्या चाहती हैं कि छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो अब दोनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ खूब प्रॉफिट चाहता है और एक क्या कह रहा है कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कुछ खर्च भी करो। तो दोनों में क्या है, झगड़ा है। तो यह भी कंपनी में, हमारे यहाँ की कंपनियों में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, द कनिंग नेक्सस बिटवीन कॉर्पोरेट पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। हमारे देश में एक बहुत बड़ा चुनौती है कि एक बहुत बड़ा धूर्त गठबंधन बन चुका है। किस चीज का, कॉर्पोरेट का, पॉलिटिशियन का एंड ब्यूरोक्रेट्स का। तीनों मिल करके कॉर्पोरेट क्या करता है, कॉर्पोरेट फंडिंग करता है इलेक्शन के टाइम में। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं तो कॉर्पोरेट को क्या देते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स उन दोनों के बीच में ब्रोकरिंग करवाते हैं। तो ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। तो यह भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा चुनौती है, द कनिंग नेक्सस बिटवीन 3। अगला है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बहुत सारी कंपनियां आपस में लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारा शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया, हमारा शेयर बहुत आगे जा रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, अपना शेयर मार्केट में लिस्ट किया और अपने ही एम्प्लॉय को क्या बोल दिया कि जाके सारे लोग शेयर खरीद लो। तो अपना शेयर दिखाने के लिए मार्केट में भेजा और अपने ही एम्प्लॉय को भेजा जाके सारा लोग शेयर खरीदो। तो एम्प्लॉय ने जाकर धड़ाधड़ शेयर खरीदना शुरू किया तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगा। तो इस तरीके से इनसाइडर, जो कंपनी के इनसाइडर लोग थे, उन्हीं लोगों ने आपस में ही खरीद बिक्री करके शेयर का प्राइस बढ़ा दिया। बाहर के लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब बाहर के लोगों ने देखा रे इस कंपनी का शेयर बहुत तेजी से बूम कर रहा है, तो अब वो दौड़े दौड़े आए कि हम भी शेयर खरीद लें। और जब वो शेयर खरीदने गए तो इन सारे लोगों ने देखा कि हाँ अब हमारी कंपनी का शेयर खूब अच्छा से प्राइस खूब बढ़ गया, तो अब क्या करो, सेल कर दो। तो इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करके कंपनी ने फ्रॉड करके बाहर के मार्केट को, लोगों को क्या किया, एक झूठा भरोसा दिलाया कि कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। तो यह हमारे यहां यह भी बहुत अधिक होता है, यह भी हमारे लिए एक एथिकल इश्यूज है। अगला है फैमिली डोमिनेटेड कंपनीज। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो अधिकांश कंपनी है वो फैमिली डोमिनेटेड है। जबकि भारत से बाहर निकल करके आप जाओ तो दुनिया में बहुत जगह, जितने भी स्पेशली करके जो डेवलप्ड एंड हाईली डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका एंड यूरोप, यहाँ पर कंपनी सक्सेसफुल है। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, रन कौन कर रहा है, एक इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, रन कौन कर रहा है, एक इंडियन। ठीक है, तो फाउंडर है कोई ना कोई, लेकिन वह फाउंडर कंपनी का सीईओ नहीं है, कंपनी का सीईओ कोई और है, कंपनी को रन कोई और कर रहा है।
और वो भी सीईओ परमानेंट नहीं है, समय समय के साथ बदल रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, कंपनी अपने प्रॉफिट और सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है, सिर्फ एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए नहीं लेती है, सिर्फ प्रॉफिट पर्पस नहीं होता है, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो भी करती है। और जबकि हमारे यहाँ क्या है, फैमिली डोमिनेटेड कंपनी है, तो फैमिली जो चाहती है वो बिजनेस का ऑर्डर देती है। तो फैमिली अगर कनिंग है तो फिर बिजनेस गलत करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ फेल्यूर के एग्जांपल्स आप देखते हैं, विजय माल्या का शेयर सबसे बड़ा तो विजय माल्या फेल, नीरव मोदी का शेयर सबसे बड़ा तो नीरव मोदी फेल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। नो इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड वुमेन डायरेक्टर्स। हमारे यहाँ कहने को तो बोर्ड में, कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर बिठा दिया गया है, लेकिन उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती। वो जो कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो जो चाहते हैं वही होता है। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स है, उसको क्या कर दिया जाता है, तुम कुछ पैसे लो और चुप रहो। वीमेन डायरेक्टर है, वीमेन बोर्ड मेंबर है, लेकिन कुछ पैसे लो और चुप रहो। उन पर कंपनी का दबाव होता है कि अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ हम लोग कुछ और कर जाएंगे, बस चुपचाप बैठे रहो, काम देखते रहो और साइन करते रहो, ठीक है। यह भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज क्रोनिक कैपिटलिज्म एंड पॉलिटिकल फंडिंग। क्रोनिक कैपिटलिज्म, धूर्तता के साथ व्यापार, एंड पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिक्स को फंडिंग करते हैं तो बदले में पॉलिटिक्स इनके साथ नेक्सस बना लेता है। यह भी हमारे यहाँ एक्शन होती है। तो ये सब क्या है, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रास्ते के एथिकल चैलेंजेज हैं, एथिकल इश्यूज हैं। अब आगे आते हैं कि हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से क्या क्या सीख सकते हैं, दुनिया के और देश इस मामले में क्या क्या कर रहे हैं। तो इस मामले में यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का, यह बहुत ही फॉलोएबल कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। वो क्या करता है, वहां पर एक नॉर्म चलता है, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स। मैंने कंपनी के लिए, सरकार ने अगर कोई रूल बनाया तो आपको क्या करना होगा, या तो कंप्लाई करो, या तो मतलब मानो, लागू करो, या फिर क्यों लागू नहीं कर सकते हो इसको एक्सप्लेन करो। सरकार को एक्सप्लेन करना होगा एक एक बात कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जरूरी नहीं कि हर नॉर्म सरकार जो बनाती है हर कॉर्पोरेट कंप्लाई कर ले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो सरकार को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी यह कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए, लागू की जानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स को लागू करे, और अगर वो कंप्लाई नहीं कर सकता, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि क्यों कंप्लाई नहीं किया उसने, तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूएसए, क्या है ये, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। ये बहुत फेमस एक्ट है यूएसए का। ये क्या करता है, स्ट्रिक्ट पेनाल्टी फॉर कॉर्पोरेट फ्रॉड। वहां पर कॉर्पोरेट घोटाले हम नहीं सुनते हैं, हमारे यहाँ खूब घोटाले होते हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, खूब बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कभी हम घोटाला सुनते हैं कि अमेरिका की इस कंपनी में घोटाला हो गया, बर्बाद हो गई कंपनी? नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वहां पेनाल्टी इतनी हैवी है कि अगर थोड़ा सा भी सरकार के रूल्स को नहीं फॉलो किया आपने तो खूब बड़ा पेनाल्टी लगा दिया जाता है, और उतना पेनाल्टी झेलना कंपनी के बस की बात नहीं है, इसीलिए वो गलत करने से बचते हैं। तो ये यूएसए का जो सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट है, ऐसा एक्ट भारत में भी बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जर्मनीज कोडेटर्मिनेशन लॉ। ये जर्मनी का लॉ है। ये क्या कहता है कि एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, जो बोर्ड है उसमें सिर्फ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ही नहीं बैठेंगे, बल्कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधि भी बोर्ड में बैठेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी बोर्ड में बैठेगा, सो दैट कंपनी जब डिसीजन ले रही है तो उसमें अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रख करके डिसीजन लिया जाए, न कि उनसे ओवर टाइम कराई जाए और सैलरी प्रॉपर दिया ही नहीं जाए, उनके साथ जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो नहीं दिया जाए और सिर्फ काम कराया जाए, ऐसा नहीं। तो वो कि एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, यह इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में भी कंपनीज के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वीमेन डायरेक्टर के साथ साथ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस थी जो कि भारत को भी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज आगे क्या क्या होना चाहिए भारत में, हम कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो पहला है स्ट्रेंथनिंग
विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। हम भी अगर अपने यहाँ जैसे इन्फोसिस करता है, अगर पूरे देश में जो कॉरपोरेट है उसको फोर्स करें कि आपके यहाँ विसिल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और कोई अगर कंपनी का एम्प्लॉई यह बताता है तो उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, न कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। ठीक है। सेकेंड वन इज इनहांसिंग बोर्ड डाइवर्सिटी। बोर्ड में सिर्फ एक ही माइंडसेट के लोग नहीं बैठे हुए हों, वहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी हो, कुछ मेल हो कुछ फीमेल हो, एक्सपर्टीज भी हो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कोई इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट हो, कोई कॉरपोरेट का एक्सपर्ट हो, कोई अलग अलग मामलों का, कोई सोशल इशूज का एक्सपर्ट हो, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट भी बैठने चाहिए। एंड बैकग्राउंड, कोई पुअर बैकग्राउंड का हो, कोई रॉयल बैकग्राउंड का हो, तो अलग अलग टाइप के लोगों का अगर बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन होगा, बोर्ड डाइवर्स होगा, तो अलग अलग मुद्दों पर बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से सोच पाएगा। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वर्गों की जो समस्याएं हैं उस पर बोर्ड सोच करके और तब डिसीजन लेगा तो परफेक्ट डिसीजन आएगा। ठीक है। उसी तरीके से रियल टाइम कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कि अगर कोई गवर्नमेंट रूल्स है या कंपनी का कोई रूल्स है तो उसको रियल टाइम में लागू किया जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं किया जा रहा है तो कहां पर रोका जा रहा है, कौन सा ऐसा कंपनी का ऑफिसर है जो कंपनी के ऑर्डर के फाइल पर बैठा हुआ है और साइन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो इसकी क्या होनी चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर अधिकारी की जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ गवर्नेंस कोड, समय समय पर जो गवर्नेंस का कोड है, जो नियम बनाया गया है कि कंपनी के परफॉर्मेंस में ये ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो होंगे, उन रूल्स की भी समय समय पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये रूल्स सही रहे। जब रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया था तो किस उद्देश्य के साथ किया गया था, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ, नहीं हो रहा है तो उस रूल्स में बदलाव होने चाहिए। एंड लिंकिंग एग्जीक्यूटिव पे टू ESG परफॉर्मेंस। ESG परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, इनसे जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो जिस अधिकारी के ऑर्डर से इन सब को अच्छे तरीके से लागू किया जा रहा है उस अधिकारी की सैलरी बढ़नी चाहिए। मतलब जो ESG परफॉर्मेंस अच्छा कराने में हेल्प कर रहा है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड है जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, कंपनी का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको बेहतर किया जा सकता है और कंपनी की प्रॉफिट, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी रिस्पेक्ट भी बाजार में बढ़ सकती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक स्टेटमेंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट कंप्लायंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यह नहीं है कि सरकार के ऑर्डर को फुलफिल करो, सरकार के रूल्स को फॉलो करो और कंपनियों के रूल्स जो बने हैं उसको फॉलो करो। इट इज नॉट ओनली द कंप्लायंस बट अ कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा का कल्चर लेकर के आओ कि आपके यहाँ रूल्स फॉलो करना अगर सिर्फ होगा तो आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो रूल्स में लूप होल ढूंढ करके और रूल्स की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन अगर आपके कंपनी में ईमानदार लोग हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तो वो सरकार का रूल्स में चाहे कितनी भी कमियां हो वो कभी भी कमियों की ओर नहीं जाएंगे और सरकार के रूल्स का ईमानदारी से फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर डिफाइन करना होगा तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट कंप्लायंस बट अ कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि एथिक्स के लिए तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये सीरीज बस सिर्फ आप देख लो, इससे बेस्ट कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बेस्ट सीरीज है और इस बात का तो भरोसा मैं दिलाता हूं कि यूपीएससी ASTED कहीं भी एथिक्स के लिए अब अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।